नमस्ते मित्रों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल हब ऑफ हिस्ट्री आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग म्यूजियोलॉजी एंड कंजर्वेशन के PYQ और MCQ को सॉल्व करेंगे, जो आगामी NTA UGC द्वारा आयोजित नीट JRF परीक्षा के लिए काफी उपयोगी साबित होगी। इस वीडियो को शुरू करने से आप सभी से आग्रह है कि ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सवाल की ओर से। प्रश्न संख्या 1, केंद्रीय एशियाई पुरावस्तुओं का मुख्य संग्रह है। द मेन कलेक्शन ऑफ सेंट्रल एशिया एंटिक्विटीज इन हाउस्ड इन। ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। बी, भारतीय संग्रहालय कलकत्ता, इंडियन म्यूजियम कोलकाता। ऑप्शन सी, लाल किला संग्रहालय नई दिल्ली, लाल किला म्यूजियम न्यू दिल्ली। ऑप्शन डी, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण न्यू दिल्ली, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली। तो चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और इसका आंसर सोचिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, राष्ट्रीय संग्रहालय न्यू दिल्ली। इसकी स्थापना 1949 में हुई थी और इसके पास लगभग 2 लाख के करीब से ज्यादा भी कलेक्शन अवेलेबल है। अगर हम लोग बात करते हैं भारतीय संग्रहालय कलकत्ता का, तो इसका शुरुआत 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के रूप में इसकी स्थापना हुई थी और 2 फरवरी 1814 में ये एक म्यूजियम के रूप में उभर के आता है, जिसका उस समय नाम रहता है इंपीरियल म्यूजियम ऑफ कलकत्ता। तो ये एशिया का सबसे ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट म्यूजियम है और ये कह सकते हैं इंडिया का भी। चलिए अगर हम लोग बात करते हैं लाल किला संग्रहालय नई दिल्ली का, तो ये मुमताज महल, रेड फोर्ट का जो मुमताज महल है उसमें है और इसको लगभग अंग्रेजों के काल में से पैलेस म्यूजियम भी बोला जाता था। और एएसआई की बात करते हैं तो 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा एएसआई की स्थापना की गई थी। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, आईकॉम उमैक ICOM UMAC में उमैक UMAC का अभिप्राय है। UMAC इन आईकॉम UMAC स्टैंड फॉर। ऑप्शन ए, वैश्विक संग्रहालयों एवं संग्रह समिति, कमिटी फॉर यूनिवर्सल म्यूजियम एंड कलेक्शन। ऑप्शन बी, वैश्विक संग्रहालय एवं समुदाय समिति, कमिटी फॉर यूनिवर्सल म्यूजियम एंड कम्युनिटी। ऑप्शन सी, वैश्विक संग्रहालय समुदाय समिति, कमिटी फॉर यूनिवर्सल म्यूजियम कम्युनिटी। ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी संग्रहालय एवं संग्रह समिति, कमिटी फॉर यूनिवर्सिटी म्यूजियम एंड कलेक्शंस। वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए, इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यूनिवर्सिटी संग्रहालय एवं संग्रह समिति, कमिटी फॉर यूनिवर्सिटी म्यूजियम एंड कलेक्शन। अगर हम लोग बात करते हैं इसके आईकॉम के और भी सारे संस्था है, जिसमें आ जाता है ICMOS कि ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड साइट के लिए है। अगर हम लोग बात करते हैं आईकॉम CIDOC का, तो ये इंटरनेशनल एक्शन कमिटी फॉर डॉक्यूमेंटेशन है। अगर हम लोग बात करते हैं ICOM का, तो ये इंटरनेशनल कमिटी फॉर म्यूजियोलॉजी है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3, क्यूरेटर जनरल का प्रकाशन करता है। द जनरल क्यूरेटर इज पब्लिश्ड बाय। ऑप्शन ए, अमेरिकन अलायंस ऑफ म्यूजियम्स। ऑप्शन बी, अमेरिकन म्यूजियम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क। ऑप्शन सी, म्यूजियम्स एसोसिएशन UK और ऑप्शन डी, कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ म्यूजियम्स। वीडियो को यहाँ पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अमेरिकन म्यूजियम्स ऑफ नेचुरल हिस्ट्री न्यूयॉर्क। तो ये इसको प्रकाशित करता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4, सिल्वर फिश के जीवन चक्र के सोपान में शामिल नहीं है। द लाइफ साइकिल स्टेज ऑफ सिल्वर फिश डज नॉट इंक्लूड। ऑप्शन ए, अंडा एग। ऑप्शन बी, लार्वा। ऑप्शन सी, निम्फ और ऑप्शन डी, वयस्क एडल्ट। यहाँ पे वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, लार्वा। अगर हम लोग सिल्वर फिश की बात करते हैं तो ये हमारे वैसे ऑर्गेनिक ऑब्जेक्ट को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं, जिसमें स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। जैसे कि बुक्स की बात कर लेते हैं, तो बुक्स में ये सिल्वर फिश हमें ज्यादा, या ताड़पत्र है उसको ज्यादा हार्म पहुंचाता है। और अगर इसका हम लोग जीवन चक्र देखा जाए, इसका लाइफ साइकिल, तो ये पहले अंडे देते हैं और अंडे फिर निम्फ के रूप में बदलते हैं और उसके बाद वो निम्फ जो है एडल्ट का एक छोटा सा फॉर्म है कह सकते हैं, और वो फिर जाके एडल्ट बन जाता है। इसमें
बटरफ्लाई की तरह लार्वा नहीं फॉर्म होता है। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, भारत में संग्रहालयों की सबसे पहली डायरेक्टरी निर्देशिका किसने तैयार की? हु रोड द फर्स्ट डायरेक्टरी ऑफ म्यूजियम्स इन इंडिया? ऑप्शन ए उषा अग्रवाल, ऑप्शन बी शिवाराम मूर्ति, ऑप्शन सी सोमिता पंजा, ऑप्शन डी मार्कम एंड हरगिव्स। यहां वीडियो पॉज कीजिए, इसका सही आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सी शिवराम मूर्ति। सी शिवराम मूर्ति का जन्म 1909 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1983 में होती है। ये एक म्यूजियोलॉजिस्ट, आर्ट हिस्टोरियन और एपिग्राफिस्ट भी हैं और इनका पहला जो जॉब लगा था एज ए क्यूरेटर मद्रास म्यूजियम में लगा था। उसके बाद ये इंडियन म्यूजियम कलकत्ता में भी इनका जॉब लगा। उसके बाद ये नेशनल म्यूजियम दिल्ली में असिस्टेंट डायरेक्टर रहे, उसके बाद डायरेक्टर भी रहे। साथ ही साथ ये आईकॉम के एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर भी थे और साथ ही साथ इंडियन नेशनल कमेटी के चेयरमैन भी थे। चलिए अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6, वस्तुएं मूक होती हैं, उन्हें अपने बारे, अपने मूल, मंतव्य, अपनी किस्म के बारे में, उनकी सापेक्ष अवस्था और अनगिनत वर्णों को बता सकती है। वे ऐसा लेबलों, गाइडों और सूची पत्रों द्वारा कर सकती है। यह कथन किसका है? हु सेड ऑब्जेक्ट्स आर साइलेंट, they must tell about themselves, their origin, purpose, their relative position in the development of their kind and countless other details through labels, guides and catalogs। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ऑब्जेक्ट्स जो है वो साइलेंस होती है, मगर वो लेबल, गाइड, कैटलॉग के माध्यम से अपने बारे में, वो उसका ओरिजिन क्या है, उसका पर्पस क्या है, उसका रिलेटिव पोजीशन क्या है और उसके डेवलपमेंट के फेज क्या है, वो सारी जानकारी देती है। ये किस विद्वान ने कहा है? तो ये इसका सही जवाब के लिए आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जॉन कॉटन डाना। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7, कागज की परत बंदी के लिए कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड फॉर लेमिनेशन ऑफ पेपर? ए अमाइल एसीटेट, ऑप्शन बी सेलुलोज एसीटेट, ऑप्शन सी क्लोरामिन टी, ऑप्शन डी पारा डी क्लोरोबेंजीन। वीडियो को पॉज कीजिए और आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। ये सबसे इजी सवाल और सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाले सवालों में से एक है, तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी सेलुलोज एसीटेट। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 8, धातु की वस्तुओं को पर्यावरणिक प्रभावों से सुरक्षित रखने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? विच केमिकल इज यूज्ड फॉर प्रोटेक्टिंग मेटल ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स? ए जिलेटिन, बी फिटकिरी, सी पेरालोइड B72, डी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वीडियो पॉज कीजिए, इसका आंसर सोचिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पेरालोइड B72। इसको B72 नॉर्मली बोला जाता है और ये लेबलिंग में और म्यूजियम ऑब्जेक्ट्स का जो लेबलिंग होता है उसमें काफी ज्यादा हेल्प किया जाता है। दरअसल ये एक थर्मोप्लास्टिक रेजिन है और ये सरफेस कोटिंग में किया जाता है। तो यहाँ से पता चल रहा है कि धातु के वस्तुओं पर सरफेस कोटिंग किया जाता है। साथ ही साथ जो कंजर्वेटर्स और रिस्टोरर होते हैं वो भी इसका यूज करते हैं एज ए एडहेसिव के रूप में, और ये एडहेसिव सिरामिक ऑब्जेक्ट और ग्लास ऑब्जेक्ट को जोड़ने में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9, मृण मूर्तियों से सोडियम क्लोराइड को दूर करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? विच मटेरियल इज यूज्ड फॉर रिमूवल सोडियम क्लोराइड फ्रॉम टेराकोटा? ऑप्शन ए सफेद सेलाक, व्हाइट सेलाक, बी क्रूड क्रियोसेट, सी फिटकरी, डी कागज की लुगदी या पेपर पल्प। इसका वीडियो पॉज कीजिए और इसका सही आंसर सोचिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी कागज की लुगदी और या पेपर पल्प। तो हम देखते हैं कि जितने जो टेराकोटा होते हैं या स्टोन ऑब्जेक्ट्स होते हैं उसमें सोडियम क्लोराइड, जब सोडियम की मात्रा से वो धीरे धीरे उसमें क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस होना शुरू हो जाता है, उस क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस या उस डिटोरिएशन को खत्म करने के लिए हम लोग पेपर पल्प मेथड का यूज करते हैं, जिसमें पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट के उसको पानी में घुमा के उसका एक पेस्ट बना के और उस ऑब्जेक्ट पर लगा के छोड़ देते हैं और धीरे धीरे उससे जो साल्ट होता है वो पेपर ऑब्जेक्ट से निकल के पेपर पर लेयर बन जाता है। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते हैं जब तक उसमें के सारे सोडियम क्लोराइड दूर नहीं हो जाते हैं।
चलिए अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश का प्राथमिक रंग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी कलर ऑफ लाइट? ऑप्शन ए लाल रेड, ऑप्शन बी पीला येलो, ऑप्शन सी नीला ब्लू और ऑप्शन डी हरा या ग्रीन। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वीडियो पॉज कीजिए और इसका सही आंसर सोचिए। चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन बी येलो। अगर हम लोग प्रकाश का प्राइमरी रंग देखा जाए तो वो आ जाता है आपका RGB, आपका RGB। और इसी तीनों कलर को आपस में मिक्स करके हम लोग अदर कलर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पे येलो इसका सही जवाब नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, कमेंट में अपने सुझाव, आपकी जो भी बातें हैं वो जो अवश्य लिखें, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और अगर आप नए हैं तो यहाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ऐसे वीडियो यहाँ पे उपलब्ध होते रहेंगे। धन्यवाद।